अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। बहुत कुछ आज बात करने को, बिलखुसूस कराची में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले और जिसका असर आज भरपूर तरीके से नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कल भी जब कौमी सलामती का इजलास हुआ वजीर आजम की ज़ेर सदारत, तो वहां पर कहा गया कि दो मकासद थे दहशतगर्दी के। एक मकसद ये था कि पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरत जो है कराची, उसको टारगेट किया जाए और इक्तिसादी या माशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरा इसका जो टारगेट था वो ये था कि पाकिस्तान का जो फिजाई निजाम है उसको मफलूज किया जाए। वो किस तरह से जी, कि पाकिस्तान में जो एयरलाइंस आती हैं उनके सफर पे, या फिर इस वक्त पाकिस्तान को ऑलरेडी जिस तरह पोलियो सर्टिफिकेट्स देकर पाकिस्तानियों को सफर करना है, इस तरह यानी पाकिस्तान में जो आएगा भी, जो फ्लाइट्स आती हैं, जैसे कैथे पैसिफिक उसने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी, इसी तरह से ओमान एयरलाइंस उसने अपनी फ्लाइट बंद कर दी। तो दूसरा मकसद ये था कि मुख्तलिफ एयरलाइंस जो पाकिस्तान आती हैं वो अपनी फ्लाइट्स रोक दें। ये दो मकासद, ये दोनों अचीव किए दहशतगर्दों ने, अगर कहा जाए तो इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। साथ साथ ताफ्तान में जो हुआ वहां जायरीन को निशाना बनाया गया, और वो निशाना जो बनाया गया उस पर हम देखते हैं मजलिस वहादत मुस्लिमीन भी एहतजाज कर रही है, दीगर तमाम अक्रॉस द बोर्ड सबने कंडेम किया उस इवेंट को। लेकिन आखिर कब तक ये कंडेमनेशन होती रहेगी? ये तालिबान या अल कायदा या जो भी तंजीम है, ये तमाम लग ये रहा है कि पाकिस्तान पर काबिज होना चाहती हैं, और अब कोई शक नहीं है इस पे। इससे बड़ी कैंडिड गुफ्तगू, बड़ी आज स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉलिड किस्म की गुफ्तगू आज होगी कि ये तहरीक तालिबान का जो मैंने किया कैंसर है, जिसने हमारी जड़ों में घुस के हमें पकड़ लिया है, और ये जो जिस निजाम को मुसल्लत हम पे करना चाह रहे हैं, इससे बचाव मुमकिन भी है या नहीं है, और अब किस किस को किस तरह बचना है, क्या मुमकिन भी है नहीं है, फौज आए, कौन बचाएगा इस मुल्क को इस तमाम टेररिज्म से। मेरे साथ बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद, मेरे साथ जनाब फैसल रजा आबदी साहब मौजूद है, साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी के। फैसल आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फैसल आबदी साहब, पहले तो आप सिर्फ ताज़ियत जो हुआ है कराची में, आपसे वही गुजारिश करूं कि ताफ्तान में शहीद होने वाले ज़ाहिरीन और ज़ख्मियों के लिए दुआ, इसके अलावा ASF के जवानों की शहादत पे, PIA के फ़खरुल हसन साहब और उनके रफ़ाक़ाकार की शहादत पे, सिविल एविएशन के एहलकारों की शहादत पे, रेंजर्स के एहलकारों की शहादत पे ताज़ियत, और ज़ख्मियों के लिए दुआ। और मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि थोड़ा सा जहन को खोलें अब, क्योंकि इससे पहले इसी तरह का हमला जो है पाकिस्तान की दिफाई नौइयत के हसास एयरपोर्ट पे, महरान एयरबेस पे किया गया, जहां आपके कीमती तैयारे तबाह किए गए। उसके अलावा PIA के ऊपर एयरपोर्ट पे, पेशावर एयरपोर्ट पे हमला किया गया, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला किया गया, और एक बैनुल-अक़वामी रेडार को निशाना बनाने की कोशिश की गई जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैफिक कंट्रोल की जाती है। तो हर हमले के बाद हम इसी तरह बैठते हैं, हम इसी तरह गंभीर गुफ्तगू करते हैं, हम इसी तरह ताज़ियत करते हैं, और फिर अगले हमले के इंतज़ार तक हम फिर खामोश होकर चले जाते हैं। तो मेरे भाई 2009 अप्रैल से ये तमाम खदशात मैं बताता आया हूँ, इस पे गुफ्तगू करता आया हूँ। उस दौर के अंदर मैं अकेला हुआ करता था, लोग मेरे पे उंगलियां उठाते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे, मैं इन्हीं चीज़ों से तो खबरदार करता था। लेकिन आबिद साहब, एक बात है सर, आप 2009 से शोर मचाते आए हैं, या फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो कहते हैं कराची में तालिबाइजेशन होगी, मैं कहता आया हूँ, मतलब कहते आ रहे, या फिर जो इस पर हमारी हुकूमत भी करती आ रही है। मैं आपसे गुजारिश, सबक सीखा हमने, वो 2000 में हुआ, 2006 से इंडिकेट करते हैं। हालांकि तालिबान सोच जो है यहाँ पर 2000 से मौजूद है, जब इमाम बारगाह हैदरी, इमाम बारगाह अली रज़ा, ईद मिलादुन नबी के जुलूसों पे हमले हुए और तालिबान ने कबूले। तालिबान सिर्फ कराची में तो मौजूद नहीं है, मैं तो आपसे बारहा कहा, तालिबान एक सोच का नाम है जो कराची से लेके गिलगित बिल्तिस्तान तक मौजूद है। मुझे सिर्फ बताएं कौन सी सोच है, आप जब से बोल रहे हैं मुसल्लत करने वाली सोच, अपनी सोच को। तो ये फिर भारत के असले से क्या कर रहे थे ये लोग वहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक बात ये वाजे करता चलूँ कि अब तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही ना कि बलूचिस्तान में और शुमाली वजीरिस्तान में, बाहर आपको बताया कि आप असले की क्या बात करते हैं, वहाँ तो करेंसी भारत की चलती है, वहाँ तो रेडियो पाकिस्तान के नहीं चलते, भारत के चलते हैं। वहाँ आमदोरफ्त जो है, आज़ादाना नकलो हरकत जो है, वो भारतीय सिफारतकारों की होती है। और मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर तो 22 कौंसलेट, कौंसिल खाने भारत के, तमाम ठेके भारत लेता है। तो इनको मुसलमानों से तो कोई आर नहीं है, ना ये जिहाद का नाम है। अगर ये जिहाद करना होता तो कश्मीर के अंदर वाज़े तौर पर जिहाद मौजूद है, ये सब जाते हैं वहाँ पर और कश्मीर में जाके लड़ते, मकबूजा कश्मीर में। तो इनका मकसद ये है ही नहीं, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कमज़ोर करना है, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज की यहाँ पर आमद यकीनी बनाई जा सके, और पाकिस्तान के पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी को ज़ेरे तसल्लुत लेना और यहाँ से ले जाना, ये वाहिद फार्मूला है इनका। आप कह रहे हैं एक तरफ अपना निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं, फिर निज़ाम अगर मुसल्लत करना चाहते हैं तो भारतीय पैसों से, भारतीय करेंसी से, भारतीय असले से इस्लाम का निज़ाम, जो उनके बकौल इस्लाम का निज़ाम है, शरीयत का निफाज है, वो कैसे, वो तो तजाद हो गया ना। भारतीय सर, एक आदमी क्या है, मैं शरीयत का निफाज कर रहा हूँ और पैसा और असला भारत से ले रहा है, तो ये वो कौन सी शरीयत है जो हिंदुस्तान के पैसों से नाफिज होने जा रही है? ये तो नहीं। ये जो कंटेनर्स यहाँ से जाते हैं, आप सिर्फ भारतीय असले को क्यों गिनते हैं? ये जो कंटेनर्स नेटो के यहाँ से जाते हैं, सैकड़ों कंटेनर असले के गायब हो गए रास्ते में से।
नेटो सप्लाई के सैकड़ों कंटेनर गायब हो गए, इसकी बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद है। बार हाउस जिम के अंदर मैंने ये आपसे बताया था कि उसके ऊपर भत्ता पाकिस्तान के तालिबान लेते हैं और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के तालिबान लेते हैं, और कहते हैं ये हमें मारने के लिए लाए जा रहे हैं। उनको मारने के लिए लाए जाने वाले कंटेनर्स के ऊपर वो खुद भत्ता पकड़ रहे हैं फी कंटेनर। इसके अंदर आप तो अपना एक ट्रॉलर लगा के दिखा दो, इसके अंदर तमाम पाकिस्तान की मजहबी जमातें जो हैं, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो इसके ठेकेदार हैं। मैंने 12 आपसे कहा कि इसको पाकिस्तान रेलवे के जरिए ले जाइए, लेकिन आप वो ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भत्ता मिलेगा नहीं। वो असला जो गायब होता है वो आप पाकिस्तानियों पे यूज होता है। आप खाली इंडिया असला को नहीं देखें, इसके अंदर पूरा नेटो का असला पाकिस्तान में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। यहां तक कि नेटो अफवाज के जूते और वर्दियां तक बिक रहे हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों के अंदर सोराब गोड पे भी मिल जाता है, आ गया ना। अल आसिफ स्क्वायर में चले जाए, वहां भारतीय असला भी मिल रहा है, पाकिस्तान गोली मिलती है, आरपीजी बम, हर चीज मिल रही है। जहां लूटते हैं, लूटने के बाद पाकिस्तान के अंदर इसको इंटर करना कोई मसला थोड़ी है। तो पाकिस्तान ही ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अंदर ये असला जितना भी है, कोई कराची में तो नहीं बनता ना, यहाँ तो फैक्ट्रियां मौजूद नहीं है ना, इलाका गैर के अंदर फैक्ट्रियां मौजूद हैं, वहां से धड़ाधड़ असला आ रहा है। रस्ते के अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी है, पंजाब भी, और फिर सिंध भी, और फिर कराची में आ रहा असला। तो बात ये समझने की कि ये तो आपको अब दिमाग बनाना पड़ेगा, इट्स टू लेट। नहीं, इससे फिर एक चीज है ना फैसल, ये फिर क्रिमिनल एलिमेंट है। इसको फिर आप ये कहें जी कि शरीयत का नफाज चाहते हैं, या मजहबी हैं, या जहादी हैं, ये कहना तो फिर गलत है ना। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये गलत है। हम तो कह रहे हैं आप ये टुच्चे हैं जी। हमने तो आपसे कहा अगवा तावान ये करते हैं, मर्डर ये करते हैं, इश्तिहारी मुलजिमान के अगर इनके खाके देखो तो गैंग रेप ये करते हैं, अगवा बराए तशद्दुद ये करते हैं, उसके बाद पैसे लेके छोड़ देते हैं। आपके 700 से ज्यादा ताजिर इस वक्त वजीरिस्तान के अंदर महीत हैं पाकिस्तान के, जो पैसे दे दे के आ रहे हैं, जो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे उनके लवाकिन, और पैसे दे रहे हैं और छूट रहे हैं। तो जितने भी जराइम पेशा थे वो इस छतरी के नीचे चले गए ना, उनको प्रोटेक्शन दी। बाज ऐसे इलाके बने कराची में जो वाकई हकीकत में नो गो एरिया बन गए, जहां कानून नाफिज करने वालों को अंदर जाने के लिए मुजामत का सामना करना पड़ता था। पूरा उसको बैकअप किया पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको भी छोड़ें, जो इतना ऑपरेशन चल रहा है, आप मुझे बताएं कि चौधरी असलम शहीद के कातिल एक पापोश के मदरसे से ताल्लुक रखता था, और वहां पे वो कयाम किया। आज तक उस मदरसे में जाके किसी ने कुंडी खटखटा के पूछा भी नहीं कि यहाँ क्या करता था। तो आप यहाँ पे कुछ मदरसों को, जो इस दहशतगर्दी के अंदर बाकायदा कमीनगाहें बनी हुई हैं दहशतगर्दों की, उसको सिफारत खाने का दर्जा दे के अंदर जाके चेकिंग कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं जी मदरसे में जो चीजें आप हमसे बात करें हम अंदर चेक करेंगे। तो फिर एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी में कैंप्स लगाने की क्या जरूरत है आपको? बात यह है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी से कितने आए यहां पर धमाका करने वाले, और इन मदारिस के पढ़े हुए फारिग तहसील तुलबा कितने आए यहां पे धमाका करने वाले। दूसरा एक चीज आप जो है तनकीद करते हैं, तो आप तनकीद करते हैं तमाम सियासी जमातों पर भी खुल के तनकीद करते हैं जहां जहां बनती है। सर, एक तनकीद बनती है फैसल रज़ा आब्दी साहब, जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, वो एजेंसी से किरदार के ऊपर है। सर, वो हमलावर एयरपोर्ट के अंदर, यानी जो टर्मिनल 1 है, वहां की दीवार क्रॉस करके अंदर तक आते हैं, जहां हमारे एएसएफ के जाबाज उनको रोकते हैं, शहादतें नोश फरमाते हैं, रेंजर्स के एहलकार भी शहीद होते हैं। लेकिन ये तो हमारी एजेंसीज का फेलियर है ना सर, हमारी प्रीमियर एजेंसीज का फेलियर नहीं है। आप इसको फेलियर नहीं गर्दानेंगे कि वो उस एयरपोर्ट के अहाते के अंदर कैसे आ गए। फैसल रज़ा आब्दी साहब सबके खिलाफ बोल लेते हैं, एजेंसी से खिलाफ बोलेंगे आप क्या? मैं क्यों बोलूंगा एजेंसी के खिलाफ? एजेंसी के खिलाफ मैं किस लिए बोलूंगा? मैं तो उस एहराम मिस्र की मम्मी जो है जी, जो 350 कमांडोज लेके पहुंची थी रात को 3 बजे, कायम अली शाह, उस पे बोलूंगा ना। जब सारे कमांडोज तुम इन पे लगा दोगे मेरे भाई, एलीट के तमाम जवान जिनको तरबियत दी गई इस दहशतगर्दी से निपटने की, वो तो सारे वज़रा और अराकीन असेंबली को गार्ड्स करते फिर रहे हैं। मैं आगे आ रहा हूं ना, मैं इंटेलिजेंस, दिफाई इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट देते हैं कि किस तरह बंदा है। तरतीब से आऊंगा ना। पहले मैं इस एहराम मिस्र की मम्मी का तो जिक्र कर लूं, जो आया था फोटो सेशन कराने, जो सियासतदानों का काम है। ये क्या हुआ, पूरी दुनिया लड़ रही थी, ये आया पूरे लश्कर के साथ, वहां फोटो सेशन कराया, साईं ये भी करेंगे, साईं वो भी करेंगे, और चला गया। पूरा क्रेडिट अवेल किया एहराम मिस्र की मम्मी ने, और जाके सीएम हाउस में बैठ गई। ये मम्मी अपने पूरे कमांडोज जो लाया था उन कमांडोज को भी ले गया। वो कमांडो सिर्फ इसको स्कॉट कर रहे थे। अब आया आप इस तरफ। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कमीज शलवार में आएगा तो आपकी तवज्जो आएगी, कोई दूसरे ड्रेस के अंदर आएगा तो आपकी तवज्जो आएगी। अब एएसएफ के एहलकारों की वर्दी में वो अंदर आए, अंदर आने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की, और फिर एएसएफ के जो एहलकार अंदर लड़ने के लिए मौजूद थे
ان کی ذرا آپ ایک گراؤنڈ پہ جا کے سوچنا شروع کریں کہ ان کو اس سیکٹر کے اندر دیکھنے میں کہ وہ وردی میں ملوث تھے اور سینکڑوں اے ایس ایف کے اہلکار ملوث وہاں پہ موجود تھے، اس میں آٹے میں سے نمک کو الگ کر کے اتنی کامیابی سے 4 گھنٹے کے اندر اس آپریشن کو وائنڈ اپ کر دینا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ اے ایس ایف کی کامیابی میں نے پہلے لفظ کہا، میں نے کہا تو میرے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ چہرے سر وہ تو جب ہوتا ہے جب وہ اندر آ گئے، نہیں سنیں، کام تو فیلئر وہ ہوتا ہے جب وہ اندر وہاں تک آئے کیسے سر؟ اس سوچ کی وجہ سے اندر آئے، یہ جو آپ کی سوچ ہے نا، اس سوچ کی وجہ سے اندر آئے، ناقص انٹیلیجنس کی وجہ سے نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں انٹیلیجنس شیئرنگ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ میری بات سن لیجئے، انٹیلیجنس شیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ کل قومی سلامتی اجلاس میں بیٹھ میری بات سنیں نا، شیئرنگ نہیں کر رہے انٹیلیجنس، آپ بات ہی نہیں سنیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اچھا فرمائیے۔ دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بار غور سے بتاؤں کہ یہ جو چہرے ہیں نا جو آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ کوئی جرمن ہے؟ یہ برازیل کے چہرے ہیں؟ یہ چائنا کے چہرے ہیں؟ یہ تبت کے چہرے ہیں؟ یہ ملیشیا کے چہرے ہیں؟ یہ آپ اور میرے جیسے چہرے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آٹے میں نمک ملا دو اور پھر الگ کر کے ذرا اس میں کر کے تو دکھاؤ مجھے آپ ان چہروں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے صفوں کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ کے ان مساجد کو اپنی تکفیریت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان مدرسوں کو کمینگاہیں بنائی ہوئی ہیں، پھر اگر وہاں پر آپریشن کرنے جائیں تو آپ ہی تو چیختی ہو سب سے پہلے اللہ کے گھر پہ آپریشن ہو گیا، لال مسجد کیا تھا؟ میں جو آپ سے کہتا تھا لال مسجد کے اندر کہاں اللہ کے گھر کے اندر اسلحہ موجود ہونا چاہیے، اس کا جواب دینے کو آپ تیار نہیں ہو، اس کے عوض آپ کی سیکیورٹی فورسز آج بھی کیس بھگت رہی ہیں لال مسجد کا۔ وہ جو فوج پہ حملہ کرنے والا تھا وہ غازی ہو گیا اور فوج آپ کی ڈیفالٹر ہو گئی، یہ کام کیا آپ لوگوں نے، یہی باتیں کر کے آپ یہ نہیں داد دے رہے کہ کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا، اور 8 شہادتیں یا 10 شہادتیں اے ایس ایف کے جوانوں نے دی، بالکل پہلا لفظ یہ وردی میں موجود لوگوں کو پہلی لفظ یہ کہا کہ اے ایس ایف کے اہلکار نے شہادتیں دی، روکا ان کو، روکا، نقصان ہونے نہیں دیا انہوں نے اس پر۔ کوشش کیجئے، یہی وہ پیسہ ہے جو میڈیا میں انوالو کیا گیا ہے، اور یہ گفتگو کرا کے سیکیورٹی فورسز کو سنیے دیکھیں بات سنیں، میری مرضی میں جو بولوں آپ مجھے کاؤنٹر کریں، آپ سے سوال تو پوچھو، بات تو پوری ہونے وزیر اعظم پاکستان کل اجلاس ہوتا ہے قومی سطح کا، وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام مؤثر ہونا چاہیے، اس میں مطلب کوئی کمی ہے نا سر؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں نا جس پر۔ جی فرمائیے۔ ون بائی ون لیٹ می فنش دا ٹاپک۔ جب ایک آدمی اسی وردی کے اندر، یا تو یہ آپ کا یونیفارم ہو جائے، اس یونیفارم سے ہٹ کے میں یہ کالے کپڑے پہن کے آؤں تو آپ مجھے پہچانو، آؤ، مجھے تو نہیں پتا نا یہاں پہ کون کون ہے آپ کا نیوز ون کا اسٹاف، اور یہاں پر میں آپ ہی کی وردی کے میں ملوث ہو کے ہوں اور ابھی آپ کی کن پٹی کے اوپر گولی مار دوں تو کیا آپ ان گارڈز کو کہیں گے کہ یہ تمہارا کیا قصور ہے؟ آپ یہ داد نہیں دیتے کہ انہوں نے نہ صرف اس آٹے میں سے نمک کو علیحدہ کر کے صرف ان کو شٹ ڈاؤن کیا، آپ کے قیمتی اثاثے کو بچایا، ٹھیک ہے اس میں جانیں ضائع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے دنیا کے تمام ایئرپورٹ انڈر اٹیک رہے ہیں، ہمارے سامنے کولمبو ایئرپورٹ بھی تو موجود ہے نا، 9 طیارے 1 گھنٹے کے اندر تباہ کیے گئے تھے، ہماری نظر میں ہوٹل تاج انڈیا کے اندر موجود ہے، 2 دن کے اندر انہوں نے اس کو کنٹرول کیا تھا۔ آپ نے 4 گھنٹے کے اندر اے ایس ایف افواج پاکستان نے نہ صرف اس کو کنٹرول کر کے وائنڈ اپ کیا بلکہ ان کو شٹ ڈاؤن کیا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اتنے عرصے سے کہ بھائی ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ آپ پاکستان کو ایک ایئرپورٹ کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ آپ کیوں نہیں شوٹ ایٹ سائٹ کا قانون رائج کر دیتے؟ آپ کیوں ان عدالتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ کون ملزمان ہے؟ یہ وہی تو ہے جو عدالتوں سے بار بار چھٹ کے آئے۔ کبھی آپ نے اس طرف توجہ دینے کی کوشش کی؟ ایک سیکیورٹی ایجنسی کا کیا کام ہے؟ گرفتار کرے، عدالت لے جائے، عدالت چھوڑ دے۔ 11,000 ملزمانوں کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت لے جایا گیا، 10,500 چھوڑ دیے۔ کریں آپ اس میں پروگرام؟ جب آپ کا عدالتی نظام ان کو سزا دینے پہ تیار نہیں ہے تو آپ اپنا سارا ملبہ ڈال دو سیکیورٹی ایجنسی میں، اور اگر وہ شوٹ ایٹ سائٹ کریں، شوٹ ایٹ سائٹ بہت زبردست بات ہے، سنیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، آپ فرما لیں پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جی شوٹ ایٹ سائٹ کریں تو پھر ان کو مسنگ پرسن پہ آپ عدالت میں لا کے ذلیل کرو، یہ کام کرتے ہیں آپ۔ میں شوٹ ایٹ سائٹ پہ آتا ہوں، آپ کبھی ان کی کارکردگی کو داد نہیں دیجیے گا۔ میں نے پہلے آپ کے اس شہر کے اندر سب کچھ ہوا، لیکن فیصل صاحب اب میری سوال سر بات یہ ہے نا، جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ایک حملہ ہوتا ہے، وہاں حملے کو روکا جاتا ہے، بڑے مؤثر انداز سے روکا جاتا ہے، ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفاعی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے حملے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہوگا، ہم روکیں گے، پھر ہم اس کو روک کے فائرنگ 2-3 ہمارے جائیں گے، 4-5 جائیں گے، ہم وہاں جا کر ان کو کیوں نہیں ختم کر دیتے with proper intelligence and with proper defense mechanism؟ because of these، دیکھیں ترتیب سے چلیں گے تو آپ کو